ठीक है, चलिए इस विषय की तह तक जाते हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां एक बहुत बड़ा एकदम खुला हुआ स्टेडियम है और स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हैं और सब के सब एक साथ पूरी आवाज में चिल्ला रहे हैं। शोर इतना ज्यादा है कि कान के पर्दे ही फट जाएं। बाप रे, ऐसा शोर तो वाकई डरावना होगा। बिल्कुल। और अब किसी को उस भयंकर शोर के बीच स्टेडियम के किसी एक कोने में बैठे एक अकेले इंसान की फुसफुसाहट को, यानी उसके धीरे से बोलने की आवाज को बिल्कुल साफ साफ सुनना है, जो कि सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है ना। हाँ, लेकिन अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो किसी इंसान के खून में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को उसकी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ना, ये बिल्कुल इस स्टेडियम वाली स्थिति जैसा ही है। एकदम सही एनोलॉजी दी है। तो आज हम अप्रैल 2026 के दौर में खड़े हैं और इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे एक कंपनी ने सिर्फ एक लेबोरेटरी के मतलब आधे लैब बेंच से शुरुआत करके 4 से 4.4 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हासिल कर लिया। जो कि कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास वाई कॉम्बिनेटर के हार्ट टेक शो के कुछ बहुत ही शानदार नोट्स और इंटरव्यूज हैं जिसमें बिलियन टू वन के को-फाउंडर्स ओगुजान अताए और डेविड साओ ने अपने सफर पर बात की है। और उन्होंने कोई एआई ऐप नहीं बनाया, बल्कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स को गिनने का एक सिंपल आइडिया पकड़ा है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये कोई खोखला प्रचार या सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं है। ये हार्ट टेक के बिल्कुल सही एग्जीक्यूशन की कहानी है। हाँ, वो मतलब जो जमीनी हकीकत है। बिल्कुल। अगर हम 2024 के आंकड़ों को देखें तो इस कंपनी ने 153 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू बनाया था, जो पिछले साल से सीधा 2 गुना था। अरे वाह, सीधा डबल। हाँ, और एडवांस प्रीनेटल स्क्रीनिंग में, यानी गर्भावस्था के दौरान जो टेस्ट होते हैं, उसमें अमेरिका का 15% मार्केट शेयर इन्होंने अकेले हासिल कर लिया है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन इस अरबों डॉलर की सफलता को समझने के लिए हमें पहले खून में तैरने वाले उन अरबों मॉलिक्यूल्स के विज्ञान को समझना होगा। चलिए उसे आसान करते हैं। मतलब सेल फ्री डीएनए या सीएफडीएनए में म्यूटेशन खोजना ऐसा है जैसे भूसे के ढेर में सुई खोजना। और जो पुरानी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या एनजीएस तकनीक थी, वो भूसे के रंग का अंदाजा लगाकर सुई ढूंढने की कोशिश करती थी, जो कि बहुत ही गलत तरीका था। हाँ, और नोट्स में एक टर्म है पॉइजन सैम्पलिंग लिमिट्स, और शोर या नॉइस की बात की गई है। जरा आसान भाषा में समझाइए कि ये पुरानी तकनीक आखिर फेल कहाँ हो रही थी। मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम खून में ढूंढ क्या रहे हैं। हम सीएफडीएनए ढूंढ रहे हैं। अच्छा। जब हमारी शरीर में सेल पुराने होकर टूटते या मरते हैं तो उनका जो डीएनए होता है वो छोटे टुकड़ों में बंटकर खून में मिलने लगता है। मतलब वो सेल से आजाद हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें सेल फ्री कहा जाता है। अब आते हैं उस भारी शब्द पॉइजन लिमिट पर। मान लीजिए कि एक बड़े बर्तन में सूप है और उसमें 1 चुटकी नमक है। ठीक है। अगर उसमें से 1 चम्मच सूप निकालें तो शायद 1 कण नमक आ जाए, दूसरे में शायद 2 आ जाए और तीसरे में शायद 1 भी ना आए। हाँ, ये तो लक की बात हो गई। बिल्कुल। जब कोई चीज बहुत कम मात्रा में होती है तो उसे सैंपल करने में जो उतार चढ़ाव आता है उसी को पॉइजन लिमिट कहते हैं। पुरानी तकनीक सिर्फ मॉलिक्यूल्स का अनुपात या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखती थी। तो अगर म्यूटेशन बहुत कम हो, जैसे कैंसर में? हाँ, शुरुआती कैंसर में ये 0.01% से भी कम होता है। तो पुरानी तकनीक मशीन के नॉइज और इस उतार चढ़ाव के बीच फर्क ही नहीं कर पाती थी। तो मतलब पुरानी तकनीक सिर्फ एक अंदाजा लगा रही थी। अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि मेरे पास एक बाल्टी है जिसमें लाखों लाल गोलियां हैं और सिर्फ 1-2 नीली गोलियां हैं, तो पुरानी तकनीक बाल्टी का वजन करके बस अंदाजा लगा रही थी कि अंदर नीली गोलियां कितनी होंगी, और इसीलिए गलतियां होती थी। लेकिन बिलियन टू वन ने कहा कि हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम गिनेंगे। पर ये गिनती होती कैसे है? यहीं पर उनकी पेटेंटेड तकनीक आती है, QCT यानी क्वांटिटेटिव काउंटिंग टेम्पलेट्स और SMNGS। अच्छा, सिंगल मॉलिक्यूल एनजीएस। हाँ, इन्होंने खून के सैंपल में मौजूद हर एक डीएनए टुकड़े पर एक अलग मॉलिक्यूलर बारकोड चिपका दिया। हाँ। जैसे आप बाल्टी की हर गोली पर एक स्टिकर लगा दें। अरे वाह, तो मशीन सिर्फ बारकोड को पढ़ेगी? बिल्कुल, मशीन अनुपात नहीं देखती, वो सीधे 1, 2, 3 करके एब्सोल्यूट काउंटिंग करती है। इससे मशीन का अपना नॉइज इग्नोर हो जाता है। तो इसकी सटीकता कितनी है? ऑन्कोलॉजी में ये 0.01% ट्यूमर अंश को भी साफ पहचान लेती है।
और इसके लिए ट्यूमर टिश्यू या पिता के डीएनए की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इतनी शानदार काउंटिंग तकनीक बनती है तो लगता है कि चलो सीधे कैंसर को खत्म करते हैं। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने शुरुआत लैब के आधे बेंच से निकलकर गर्भवती महिलाओं की दुनिया से की। यूनिटी कंप्लीट नाम का उनका पहला टेस्ट आया। ये पहला NIPT है जो गर्भावस्था के 9 हफ्ते पूरे होने पर ही मां के खून की एक बूंद से बहुत कुछ बता देता है, और वो भी बिना किसी खतरे के। हाँ, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल और एनेप्लॉयडीज का पता लगा लेता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर तकनीक इतनी कमाल की थी तो नोट्स में एक वन कस्टमर एंड सेल्स क्राइसिस का जिक्र क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर विज्ञान इतना बेहतरीन था तो ये संकट क्यों आया? डॉक्टर्स ने इसे तुरंत क्यों नहीं अपना लिया? फ्रैक्शन की चुनौती का सामना करना पड़ा। मतलब खून में बच्चे का डीएनए कम होना। हाँ, शुरुआती हफ्तों में ये बहुत कम होता है, पर असली लड़ाई लैब के बाहर थी। डॉक्टर्स को शिक्षित करना, पुरानी आदतें बदलना और सबसे बड़ी बात रीइंबर्समेंट। वो इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा निकलवाना। बिल्कुल। नटेरा और इल्यूमिना जैसी बड़ी कंपनियों की भीड़ में इंश्योरेंस वालों को मनाना बहुत मुश्किल था। उनके पास बस एक बड़ा कस्टमर बचा था। बाप रे, वो तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई होगी। हाँ, पर वो डटे रहे। आज की तारीख में ऐतिहासिक रूप से 5 लाख से ज्यादा मरीजों का टेस्ट हो चुका है। अमेरिका में हर 11 में से एक बच्चे का टेस्ट इनके द्वारा होता है। और 0 से 125 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ 4 साल में। हाँ, और एक बड़ा फायदा ये है कि इसमें पार्टनर के सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है, लगभग 10% मामलों में मिस एट्रीब्यूटेड पैटर्निटी की समस्या होती है। मतलब जो रिकॉर्ड में पिता है वो असल में पिता नहीं है। सही कहा। पुरानी तकनीकें इस वजह से फेल हो जाती थीं, पर इनकी काउंटिंग ने इस दर्द को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब एक बार आप जन्म से पहले ही डीएनए की सटीक मैपिंग कर लेते हैं तो अगला कदम होता है कैंसर से लड़ना। जो कि बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल। प्रीनेटल का मुनाफा अब इसी नए मिशन को फंड कर रहा है। उन्होंने नॉर्थ स्टार सेलेक्ट और नॉर्थ स्टार रिस्पॉन्स लॉन्च किए हैं, और इसके नतीजे बहुत हैरान करने वाले हैं। हाँ, एस्को 2024 के डेटा के अनुसार ये साधारण एनजीएस के मुकाबले एडवांस ट्यूमर में 50% ज्यादा बदलावों को पकड़ लेता है, जिन पर एक्शन लिया जा सके। 50% एक बहुत बड़ा नंबर है ऑन्कोलॉजी में। सच में। लेकिन कैंसर का होली ग्रेल तो अर्ली डिटेक्शन है ना। हाँ, यानी बीमारी को तब पकड़ना जब कोई लक्षण ही ना हो। तो 2026 के लिए जो उनका MRD यानी मिनिमल रेजिडुअल डिजीज टेस्ट का लक्ष्य है वो इतना कठिन क्यों है? क्योंकि स्टेज 1 कैंसर में ctDNA 0.01% से भी कम होता है और यहाँ फॉल्स पॉजिटिव का खतरा बहुत बड़ा है। मतलब किसी स्वस्थ इंसान को गलती से बता देना कि उसे कैंसर है। बिल्कुल। सोचिए उस इंसान और उसके परिवार पर क्या बीतेगी। वो बेवजह के इलाज से गुजरेगा, और दूसरी तरफ ग्रेल या एग्जैक्ट साइंसेस जैसी कंपनियां भी यही कर रही हैं। हाँ, उनके पास तो बहुत पैसा है। पैसा है, पर उनकी तकनीक बैकग्राउंड नॉइज से जूझ रही है। बिलियन टू 1 का फायदा ये है कि उनकी QCT तकनीक जो एब्सोल्यूट काउंटिंग करती है, वो AI और मशीन लर्निंग के साथ मिलकर उस नॉइज को पूरी तरह हटा देती है। अच्छा, तो AI असली सिग्नल को अलग कर देता है? हाँ, ताकि सिर्फ असली ट्यूमर का सिग्नल ही दिखे। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। 2024 में 130 मिलियन का सीरीज डी राउंड और फिर 2025 में लगभग 314 मिलियन डॉलर का IPO। ग्रोथ तो वाकई बहुत तेज रही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूंगा। अगर ये तकनीक वाकई इतनी सटीक है तो क्या हर कैंसर का इलाज कल ही संभव है? क्या रुकावटें हैं जो इस 4 बिलियन डॉलर की कंपनी की रफ्तार धीमी कर सकती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। विज्ञान की दुनिया में राह इतनी आसान नहीं होती। स्रोतों के आधार पर 4 मुख्य चुनौतियां हैं। ठीक है, पहली क्या है? पहली है क्लिनिकल और रेगुलेटरी चुनौती। शुरुआती पहचान के लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर ट्रायल करने पड़ते हैं, जो बेहद महंगे होते हैं। और इसमें सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है इकोनॉमिक्स। जैसे प्रीनेटल में हुआ था, कैंसर में भी बीमा कंपनियों को रीइंबर्समेंट के लिए मनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्योंकि इंश्योरेंस वाले नए और महंगे टेस्ट का पैसा आसानी से नहीं देते। सही कहा। और तीसरी है कंपटीशन। इल्यूमिना, नेटेरा और कई नए AI आधारित प्रतिद्वंदी इस मार्केट में आ रहे हैं। तो इनसे बचने का इनका तरीका क्या है? सिर्फ तकनीक? तकनीक तो है ही, पर एक और चीज है।
उनका एपिक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। एपिक, वो सॉफ्टवेयर। हाँ, अमेरिका के ज्यादातर अस्पताल एपिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। बिल-इन-टू-वन ने अपने सिस्टम को सीधा एपिक से जोड़ दिया है ताकि डॉक्टर बस एक क्लिक में टेस्ट ऑर्डर कर सकें। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और चौथी चुनौती? चौथी सबसे जटिल है, एथिक्स यानी नैतिकता। एथिक्स, इसमें क्या समस्या हो सकती है? इसे इंसिडेंटल मैटरनल कैंसर फाइंडिंग्स कहते हैं। सोचिए, प्रीनेटल टेस्ट करते समय अचानक पता चले कि मां के शरीर में कैंसर है। ओहो, मतलब आप टेस्ट तो बच्चे के लिए कर रहे थे। हाँ, आप उस सच के लिए तैयार ही नहीं थे जो अचानक सामने आ गया। ये तो सच में हिला देने वाली बात है। तो अगर इन सब चीजों को समेटें तो वाई कॉम्बिनेटर की हार्ट टेक थ्योरी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्कुल, ये थ्योरी यही कहती है कि जब अलग-अलग फील्ड के लोग मिलते हैं तब बड़ा बदलाव आता है। जैसे प्रिंसटन से पढ़े अताए और ताऊ, वो टर्की से आए प्रवासी थे और उन्होंने बायोलॉजी की समस्या को फिजिक्स और काउंटिंग के स्तर पर सुलझा दिया। हाँ, और इसी वजह से 2025-26 के लिए उनका रेवेन्यू अनुमान 220 से 330 मिलियन डॉलर के बीच है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, हेल्थ केयर का रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ मुड़ना, मतलब बीमारी होने से पहले ही उसे पकड़ लेना, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं उस एथिक्स वाले पॉइंट पर वापस आना चाहूंगा। जरा सोचने वाली बात है, एक माँ अपने होने वाले बच्चे की सेहत जानने के लिए एक साधारण सा ब्लड टेस्ट करवाती है और उस टेस्ट के जरिए अचानक पता चलता है कि उस माँ के शरीर में ही शुरुआती स्टेज का कैंसर पल रहा है। ये एक बहुत ही भारी स्थिति है। सच में, ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि खून की एक बूंद हमारे शरीर के हर रहस्य को खोल सकती है। लेकिन क्या इंसान के तौर पर हम भावनात्मक और नैतिक रूप से उस डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं जो हमारे बिना पूछे ही हमारा पूरा भविष्य बता सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।